कुछ टॉपिक होते इजी हैं पर लगते हार्ड है। वैसे ही एक इजी टॉपिक पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। बस पूरे का पूरा फोकस बोर्ड पर रखना। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं डाल देता हूं हेडिंग। क्या हेडिंग है हमारा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है सर, ये तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा है आपने और इस माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा है ना। इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रखा आपने और माइक्रोस्कोप के बारे में भी पढ़ रखा। अब देखो, माइक्रोस्कोप को हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी, जो बहुत छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखाता है। बहुत छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखाता है, जिसको हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते। उन चीज़ों को क्या करता है? ये माइक्रोस्कोप दिखा देता है ना। तो माइक्रोस्कोप को हिंदी, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, स्कोप मतलब दिखाना, माइक्रोस्कोप का मतलब सूक्ष्मदर्शी होता है। ठीक है, ध्यान देना चीज़ पे। अब कहीं ना कहीं इस माइक्रोस्कोप में इस इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तभी तो बना। अब इसकी खोज किसने करी है? इसकी खोज करी है मैक्स कॉनल एंड अर्नेस्ट रुस्का ने, और सन 1931 में। पहली लाइन यही लिखो कि भाई इसकी खोज किसने करी है, फिर उसका आगे बढ़ो, है ना। तो मैं लिवाने वाला हूँ, देखो, यानी कि इस माइक्रोस्कोप की खोज, इस माइक्रोस्कोप की खोज, इस माइक्रोस्कोप की खोज किसने करी है भाई? इस माइक्रोस्कोप की खोज सन 1931 में, सन 1931 में। ठीक है, किसने? मैक्स कनोल तथा अर्नेस्ट रुस्का ने। अर्नेस्ट रुस्का, कितना शानदार नाम है, देखो, अर्नेस्ट रुस्का ने की थी। अर्नेस्ट रुस्का ने की थी। ठीक है भाई, अर्नेस्ट रुस्का ने की थी। ठीक है, चलो खोज हो गई। अच्छा, किस काम में आती है भाई? इसका कोई ना कोई तो काम होगा, कोई ना कोई तो काम होगा, है ना। तो ये अल्ट्रा माइक्रो यानी कि बहुत, यानी कि अति सूक्ष्म जैव संरचनाओं का अध्ययन करने के काम में आती है। उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या, उनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या, वो सब दिखाने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा छोटी होती है ना। तो मैं लिखवाने वाला हूँ कि इसकी सहायता से, या इसका यूज़ जो करते हैं हम, इसका यूज़ कहाँ होता है? अल्ट्रा, अल्ट्रा मतलब अति, अल्ट्रा माइक्रो, ठीक है, जैव, ठीक है, रचनाओं के अध्ययन में किया जाता है, के अध्ययन में किया जाता है। ठीक है, अध्ययन में किया जाता है। बहुत बढ़िया। इसकी ना रिसोर्बिंग पावर, रिसोर्बिंग पावर, रिसोर्बिंग मतलब समझते हो ना आप, विभेदन क्षमता बहुत हाई होती है किसी भी चीज़ को देखने की। बहुत सूक्ष्म चीज़ है, यानी कि ऐसे मान लो आपके पास जूलॉजी है तो सिंपल सी बात है, आपने स्टोमेटा देखे होंगे किसी भी पत्ते के अंदर, देखें, जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता। तो उस स्टोमेटा को अगर हम पत्ते को देखेंगे तो पत्ता आपको हरा दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर जो स्टोमेटा होता है जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है वो आपको दिखाई नहीं देगा। अगर वो देखने हैं तो आपको इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। इतनी छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, वो दिखाता। वैसे दही देखा होगा आपने, दही में लैक्टोबैसिलस एक एंजाइम होते हैं, जीवाणु होते हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते अपनी आंखों से। हमें तो खाने से मतलब रहता नहीं रहता, लेकिन आप उसमें क्या करते हो? लेकिन अगर आप इस माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो जीवाणु आपको, अनेक जीवाणु जो है इसमें इधर से उधर तैरते हुए दिखाई देते हैं, वो सब माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। ठीक है, तो इनका यूज क्या होता है? अल्ट्रा माइक्रो, ध्यान देना, अल्ट्रा माइक्रो जैव रचनाओं का अध्ययन में किया जाता है। ठीक है, इसकी जो रिसोर्बिंग पावर होती है, रिसोर्बिंग मतलब इसकी रिसोर्बिंग पावर, रिसोर्बिंग पावर, ठीक है, इसकी रिसोर्बिंग पावर बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है, इसकी रिसोर्बिंग पावर बहुत अधिक होती है। किसकी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिसोर्बिंग पावर बहुत अधिक होती है। कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3, 3 पॉइंट काफ़ी हो गए, क्योंकि हमें ज़्यादा थ्योरी लिख के आनी नहीं है, इतने लिख के आना है ताकि टीचर को समझ में आ जाए कि भाई जो मेन पॉइंट है वो जल्दी लिखे हैं कि आपको आता है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना। अब इसके बाद में देखो, इसका पढ़ लेते हैं हम प्रिंसिपल। किसका? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पढ़ लेते हैं प्रिंसिपल, यानी कि, या मैं बोल देता हूँ सिद्धांत पढ़ लेते हैं इसका। थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सिद्धांत क्या। तो सबसे पहला पॉइंट मैं बता दूं आपको, सिद्धांत तो बाद में देखेंगे। ये यहाँ जितने भी माइक्रोस्कोप होते हैं सब में हम लाइट बीम यूज़ करते हैं। लाइट बीम मतलब प्रकाश बीम यूज़ करते हैं, लेकिन ये स्पेशल माइक्रोस्कोप है तो यहाँ पर जो यूज़ होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन बीम।
क्या यूज होता है, इलेक्ट्रॉन बीम यूज होता है। ध्यान देना, यहाँ लाइट बीम की जगह यानी कि इस माइक्रोस्कोप में लाइट बीम के स्थान पर हम इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं। ठीक है, लिखने वाला हूं मैं ये वाली लाइन भी कि इस माइक्रोस्कोप में किसकी जगह, लाइट बीम के स्थान पर। ठीक है, लाइट बीम के स्थान पर ठीक है इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं, यूज मतलब उपयोग करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम यूज करते हैं। अब क्या होता है कि जो आपके पास सैंपल होता है, ठीक है, उस सैंपल का जो फोटोग्राफ मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉन बीम यूज करने पे, फोटोग्राफ जिसको आप देखोगे वो कैसे मिलेगा आपको, वो मिलेगा मैग्नीफिकेशन यानी कि अवर्धित और बड़ा दिखाई देगा आपको। कहने का मतलब ये होता है। ठीक है, अब देखो मैं लिखने वाला हूँ इसमें एक लाइन है, और इस माइक्रोस्कोप में लाइट बीम के स्थान पर हम इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं। ठीक है, फोटोग्राफ जो होता है वो किससे मिलता है आपको, या फिर मैं बोल दूंगा देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन बीम को एक आता है तुम्हारे पास कंडेंसर। क्या आता है, एक आता है कंडेंसर। ठीक है, इसको बोलते हैं संघनन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बीम को जो कंडेंसर होता है वो फोटोग्राफिक प्लेट पर फोकस करता है, फोटोग्राफिक प्लेट पर फोकस करता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन बीम को कंडेंसर जो होता है वो फोटोग्राफिक प्लेट पर फोकस करता है और प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि फोटोग्राफ बनाता है, जिससे क्या होता है, जिससे फोटोग्राफ प्राप्त होता है। फोटोग्राफ मतलब जो हमारा फोटो होता है, जिससे फोटोग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है भाई, इससे फोटोग्राफ प्राप्त होता है, और यही आपके नोट्स है, यही आपके क्या है, नोट्स है। ध्यान देना, नोट्स की आपको जरूरत नहीं है, जो लिखवा रहा हूँ वही नोट्स होते हैं, पर फोकस करता है, जिससे क्या होता है आपके पास फोटोग्राफ प्राप्त होता है। अब इस फोटोग्राफ का अध्ययन किया जाता है और निकाल लेते हैं भाई कि क्या इसके मतलब हमें दिखाई देती है कि कितनी छोटी चीज़ें आपको कितनी बड़ी देख सकते हो। अब क्या होता है देखो, इस माइक्रोस्कोप की ठीक है रिसोर्बिंग पावर मतलब विभेदन क्षमता निम्न प्रकार ज्ञात की जाती है। ठीक है, मैं लिखवा रहा हूँ फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पे आप थोड़ा फोकस करना। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला ही मैंने इसमें, ये थ्योरी तो आप अपने पास से ही बना के लिखे हो, लेकिन जो फॉर्मूला लिखवाऊंगा वो बहुत जरूरी है। देखो फॉर्मूला मेरे पास क्या आता है, फॉर्मूला आता है मेरे पास लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, इसको बोलता है लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन बीम R इक्वल टू 1.23 अपॉन रूट भी, 1.23 अपॉन रूट भी। ध्यान देना, 1.23 अपॉन रूट भी। अब यहाँ पे ना देखो, हाई वोल्टेज का मतलब ये होगा कि हाई वोल्टेज पे लगभग 50,000 वोल्टेज पर जो इलेक्ट्रॉन बीम का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो कुल 0.05 एंगस्ट्रॉम होता है। मैं लिखवाने वाला इस लाइन को भी 50,000 वोल्टेज पर, कितने पे, 50,000 वोल्ट पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम का जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ मतलब तरंगदैर्घ्य होता है, इलेक्ट्रॉन बीम का जो वेवलेंथ आता है 50,000 वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन बीम का जो वेवलेंथ होता है, ध्यान देना तरंगदैर्घ्य होता है वो कुल 0.05 एंगस्ट्रॉम होता है। ध्यान देना जरा, एंगस्ट्रॉम होता है, 0.05 एंगस्ट्रॉम होता है। 50,000 वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन बीम का वेवलेंथ 0.05 एंगस्ट्रॉम होता है। अब मैं इस भी की जगह मैं लगाने वाला हूं, देखो ध्यान देना, इस भी की जगह मैं लगाने वाला हूं 50,000 वोल्ट, 1.23 अपॉन रूट भी की जगह लगाओ 50,000 वोल्ट लगा दिया मैंने। देखो अब क्या होगा कि 1.23 और जो ये 50,000 वोल्ट आप देख रहे हो ना, जो आया है ये 50,000 वोल्ट, इसका जब तुम वर्गमूल निकालोगे तो ये आएगा 223.6। कितना आएगा, 223.6 इसका वर्गमूल आता है। निकालने के बाद जब अब हल करोगे तो पॉइंट से पॉइंट हटाओ तो ये आ जाएगा 123 और ये आ जाएगा 22360। जब भाग करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 0.055
नैनोमीटर में आएगा ये, एंगस्ट्रॉम में नहीं आएगा बेटा, काय में आएगा ये, नैनोमीटर में। ये एंगस्ट्रॉम में नहीं लिया मैंने, काय में लिया, नैनोमीटर में आएगा ये, ठीक है। चलो ठीक है, ये नैनोमीटर में लैम्डा की वैल्यू फाइन हो गई हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू हमारे पास फाइन हो जाती है नैनोमीटर में। अगर एंगस्ट्रॉम में निकालोगे आप तो एंगस्ट्रॉम में ये इतनी आएगा, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में ये इतनी आएगा, लेकिन मैंने काय में निकाला, नैनोमीटर में निकाला, क्योंकि आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही मैं चल रहा हूँ, जैसा आपकी बुक में लिखा है। तो नैनोमीटर में आ गया। उसके बाद देखो जरा, लैम्डा आ गया मेरे पास। अब निकाल देता हूँ मैं रिसोर्बिंग पावर यहाँ से, रिसोर्बिंग पावर, रिसोर्बिंग पावर मतलब विभेदन क्षमता, लैम्डा बाई 2 होती है। कितनी होती है, लैम्डा बाई 2। अब लैम्डा का मान कितना है मेरे पास, 0.0055 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास, हल करो, भाग करो, 0.00, 2 से भाग करो, 2 दूनी 4, फिर 7 आ जाएगा तुम्हारे पास। ऐसे कहानी बढ़ती रहेगी नैनोमीटर में। ये आ गई इसकी रिजॉर्बिंग पावर नैनोमीटर, ठीक है। कितनी आ गई, ये इसकी रिजॉर्बिंग पावर आ गई, किसकी, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। और इसकी जो विभेदन क्षमता होती है, यानी कि मैक्सिमम विभेदन क्षमता जो होती है इसकी, किसकी, मैक्सिमम विभेदन क्षमता, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैक्सिमम विभेदन क्षमता 10 से 20 एंगस्ट्रॉम होती है। याद कर लियो, मैक्सिमम होती है 10 से 20 एंगस्ट्रॉम। इस लाइन को भी आपको लिखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं यहीं पे। उसके बाद देखेंगे आपको कहानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अधिकतम रिसोर्बिंग पावर, रिसोर्बिंग पावर जो आती है कितनी होती है, रिसोर्बिंग पावर होती है 10 से 20 एंगस्ट्रॉम होती है, 10 से 20 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अधिकतम विभेदन क्षमता 10 से 20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद देखते हैं। चलो अब देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर और चित्र देख लेते हैं। मेन चित्र है, चित्र जहाँ आ गया दे के आना है, नंबर आपको पूरे वाले मिलेंगे, ठीक है। ध्यान देना इस चीज़ पे जो मैं बता रहा हूँ, चित्र ही बना के आना बढ़िया करके। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ देखो, अब चलो देखो फिर अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। चित्र बड़ा जरूरी है, इसमें एक डायग्राम बनेगा और वो डायग्राम क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं तो डाल देता हूं मैं स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है सर, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बड़ा ये बनाओ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लो साहब बना दिया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। असल में ना ये टॉपिक फिजिक्स का होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन जूलॉजी में जबरदस्ती डाल दिया इन लोगों ने, आपको पढ़ना पड़ रहा है टॉपिक ये वाला भी। तो स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कई बार पेपर में आया हुआ है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो चित्र बनाए पहले, इसका चित्र अगर बन जाता है तो आप इस चीज़ को समझ लोगे। एक इजी टॉपिक है, इजी चित्र भी इजी बनेगा। देखो मैं कैसे कैसे बना रहा हूँ चित्र, ठीक है भाई, ज़्यादा बड़ा चित्र मतलब नहीं बनाते हैं क्योंकि कभी देखना होगा हमें। चलो साहब बन गया हमारा। देखो ये है मेरे पास कैथोड, ठीक है, ध्यान देना, ये है मेरे पास कैथोड, ठीक है सर। ये वाला क्या है, एनोड है, ठीक है, ये कैथोड है, ये वाला क्या है, एनोड है, ठीक है। इसके ऊपर जो लगा होता है यहाँ पर, इसके ऊपर जो लगा होता है ये इस टाइप से, इसको बोलते हैं हम कंडेंसर। इसका नाम क्या है, कंडेंसर, ठीक है। सबके बारे में बताएंगे भी, एक रेफा चित्र बना लेगा उसको। इसके बाद ये हमारे पास आ जाता है सैंपल। यहाँ पर क्या होता है हमारा, ये सैंपल होता है। सैंपल मतलब जिस पर हमें लाइट बीम डालना, जिस पर हमें लाइट बीम डालना यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम डालना है, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बीम आता नीचे से ऊपर की ओर, ये सब इलेक्ट्रॉन बीम होते हैं, ठीक है। नहीं ये सब इलेक्ट्रॉन बीम होते हैं। इसके बाद में यहाँ जो आता है, इसके बाद में जो मेरे पास एक फोटोग्राफ मिलता है आपको कुछ इस टाइप में, चलो उसको ये बड़ा बना लो, ऐसे इधर को कर लो, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है
ये एक प्रतिबिंब बना देता है, ये वाला यहाँ एक प्रतिबिंब बन जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव लेंस ने यहीं एक प्रतिबिंब बना दिया, ठीक है। इसके ऊपर कुछ इस टाइप से आपको देखने मिलेगा, ठीक है, ये बना दिया मैंने। और ये होता है नेत्रिका लेंस, इसको बोलते हैं ऑक्यूलर लेंस। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑक्यूलर लेंस, ठीक है नहीं, ऑक्यूलर लेंस, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं नेत्रिका लेंस। ये सेकंड ऑब्जेक्टिव लेंस बोल दो, सेकंड ऑब्जेक्टिव लेंस। इसके बाद इसका एक प्रतिबिंब बनता है बड़ा शानदार वाला, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है ये, और ये प्रतिबिंब बनता है एक फोटोग्राफिक प्लेट पर। कहाँ बनता है एक प्रतिबिंब ये वाला? ये फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट, या बोलते हैं इसको हम फ्लोरोसेंट प्लेट, फ्लोरोसेंट प्लेट। तो फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो ये होता है इमेज हमारा, यानी कि फोटोग्राफ होता है यहाँ पर एक फोटोग्राफ ऑफ फोटोग्राफ, ठीक है, ये हो गया। अब रियलिटी अगर देखोगे तो रियलिटी जो होती है बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा टाइप का होता है ये, लेकिन ये तो खाली अंदर की कहानी चल रही है, क्या है ये चीज़, ठीक है, अंदर पढ़ रहे हैं हम इस चीज़ को। तो इस टाइप से हमारा ये पूरा फिगर होता है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये फोटोग्राफी प्लेट है और ये फोटोग्राफ। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं कि भाई इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में निम्नलिखित भाग होते हैं, यानी कि इस माइक्रोस्कोप के, इस माइक्रोस्कोप के निम्नलिखित भाग होते हैं, निम्नलिखित, ठीक है, भाग होते हैं। अच्छा सर कौन कौन से होते हैं? पहला बता दो। पहला जो होता है हमारा वो आता है कैथोड। कौन सा होता है हमारा? पहला होता है कैथोड, ठीक है सर, कैथोड हो गया पहला। कैथोड किस काम में आता है? तो कैथोड जो होता है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन बीम बाहर निकलता है, ध्यान देना, कैथोड से क्या करता है? हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन बीम बाहर निकलता है, यानी कि कैथोड से हाई वोल्टेज पर, काय पर? हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, उत्पन्न होता है, ठीक है सर, ये तो समझ गए। सेकंड नंबर सर क्या होगा इसका? तो सेकंड नंबर इसका होगा, देखो इसका जो सेकंड नंबर है, यानी कैथोड से हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन बीम उत्पन्न होता है। एक और आती है कैथोड ट्यूब आती है, क्या आती है? एक कैथोड ट्यूब। चलो साहब, क्या आती है? एक कैथोड ट्यूब आती है, ठीक है सर। अब ये कैथोड ट्यूब क्या होती है? सेकंड नंबर पे ये कैथोड ट्यूब क्या होती है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो कैथोड ट्यूब क्या होती है? धातु की एक नली होती है, ध्यान देना, धातु की क्या होती है? एक नली होती है, ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन बीम गुजरता है। जो ये कैथोड ट्यूब होती है, ये धातु की एक नली होती है, जिसके एक सिरे पर कैथोड लगा होता है। तो यहीं कहीं पे क्या होगी? एक नली होगी, जो कि चित्र में शो नहीं की गई है ना। तो धातु की क्या होती है? एक नली होती है, धातु की एक नली होती है, धातु की एक नली होती है, ठीक है, जिसके एक सिरे पर कैथोड लगा होता है, ठीक है सर, जिसके एक सिरे पर कैथोड लगा होता है। हाँ, नली होती है जिसके एक सिरे पर कैथोड लगा होता है ना, जिसके एक सिरे पर क्या लगा होता है? कैथोड लगा होता है। अब देखो क्या होता है कि कैथोड लगा होता है। अब इस नली के भीतर, जो नली है ये वाली, इस नली के भीतर वैक्यूम उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न होता है? इस नली के भीतर वैक्यूम, मतलब या कैप्सूल बोलते हैं, निर्वात उत्पन्न होता है। निर्वात उत्पन्न इसलिए किया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम जो होता है वो एक सीधी रेखा में गति करता है, अब अगर एयर रखोगे, वायु रखोगे, तो वायु में नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, तो यार वो टकराएंगे नहीं, उससे टकराने के बाद अपनी एनर्जी खो देंगे, उनकी स्पीड कम हो जाएगी, तो माइक्रोस्कोप अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा। तो इस नली के भीतर क्या करते हैं हम? इस नली के भीतर वैक्यूम जनरेट करते हैं, यानी कि कैप्सूल जनरेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम होता है, वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से न टकरा सके और उनकी स्पीड कम ना हो। समझ में आया कुछ? तो मैं इतना लंबा लिखने वाला नहीं हूँ, पर समझा दिया मैंने आपको कि एक नली होती है, इसके एक सिरे पर कैथोड लगा होता, ठीक है भाई, इसके एक सिरे पर कैथोड लगा दिया मैंने, सही है सर, लगा दिया आपने कैथोड। इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम के मार्ग में
मार्ग में अवरोध को समाप्त करने के लिए, अवरोध को समाप्त करने के लिए, ठीक है, वैक्यूम यानी कि निर्वात उत्पन्न होता है, निर्वात उत्पन्न किया जाता है। ठीक है भाई, अब एक थर्ड नंबर और आ गया मेरे पास, बताओ सर जरा थर्ड नंबर क्या है। अब आ गए हम कंडेंसर पे, काय पे आ गए, कंडेंसर पे। तो ये मैग्नेटिक कॉइल होती है यानी कि चुंबकीय कुंडली होती है, और क्या करती है ये इलेक्ट्रॉन पेयर को, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम को सैंपल पर फोकस करती है। ठीक है, नहीं ध्यान देना जरा। तो मेरे पास क्या आ गया, तुम्हारे पास कंडेंसर आ गया, लो साहब चलो कंडेंसर आ गया, कंडेंसर आ गया मेरे पास। तो ये कंडेंसर किस काम में आता है बेटे, ये कंडेंसर किस काम में आता है, यह क्या होता है, यह मैग्नेटिक कॉइल होती है, मैग्नेटिक, ठीक है सर, क्या होती है, मैग्नेटिक कॉइल होती है। ठीक है सर, ये मैग्नेटिक कॉइल होती है जो इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करती है, किस चीज़ पे, जो इलेक्ट्रॉन बीम को इस सैंपल पर फोकस करती है, सैंपल पर फोकस करती है, फोकस करती है। ठीक है सर, इस सैंपल पर क्या करती है, फोकस करती है। सर आगे बताओ जरा, आगे क्या बचा, आगे बचता है हमारा आ गया ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ज़्यादा नहीं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस गया, ओक्यूलर लेंस आ गया, फिर फोटोग्राफी पढ़ लेंगे और खत्म हो जाती है रचना इसकी, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। अब क्या आ गया मेरे पास, ऑब्जेक्टिव लेंस आ गया। अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस ही पढ़ लो आप। तो थर्ड फोर्थ नंबर आ गया मेरे पास, कौन सा लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। चलो साहब ऑब्जेक्टिव लेंस ही पढ़ लेते हैं, ये क्या होता है यार। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, सिंपल सी बात है, ये भी मैग्नेटिक कॉइल होती है, ये भी क्या होती है, यह भी मैग्नेटिक कॉइल होती है, यह भी मैग्नेटिक कॉइल होती है, मैग्नेटिक कॉइल होती है, कॉइल होती है। ठीक है, यह भी मैग्नेटिक कॉइल होती है जो इस सैंपल का पहला आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि पहला बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, पहला फोटोग्राफ मिल जाएगा आपको। उसके बाद में जो ओक्यूलर लेंस होता है ये सेकंड फोटोग्राफ बनाता है, जो कि सैंपल से बहुत बड़ा होता है ना। तो यह भी मैग्नेटिक कॉइल होती है जो सैंपल का प्रथम, ठीक है, आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, जो सैंपल का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर कौन सा होगा, फिफ्थ नंबर हो गया हमारे पास ऑक्यूलर लेंस, को हिंदी में कहते हैं नेत्रिका लेंस। ठीक है, कौन सा आ गया, ओक्यूलर लेंस, ओक्यूलर लेंस। ठीक है सर, इसके बारे में बताओ जरा ये क्या होता है। तो ये भी क्या होती है, यह भी मैग्नेटिक कॉइल होती है, यह भी मैग्नेटिक कॉइल होती है, यह भी मैग्नेटिक कॉइल होती है। ठीक है, जो सैंपल का सेकंड, जो सैंपल का सेकंड प्रतिबिंब, सेकंड आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, आवर्धित, गलत हो गया, आवर्धित यानी कि मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइड प्रतिबिंब बनाता है, आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। इसके बाद में छठा नंबर आ गया मेरे पास फोटोग्राफिक प्लेट। कौन सा नंबर आ गया मेरे पास, लास्ट आ गया फोटोग्राफी प्लेट, जिस पर आपको फोटोग्राफ मिल जाता है। तो फोटोग्राफी प्लेट आ गया, फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है भाई, ये आ गया मेरे पास सिक्स नंबर फोटोग्राफी प्लेट। तो इस फोटोग्राफी प्लेट पे क्या होता है, फाइनल प्रतिबिंब बनता है, अंतिम प्रतिबिंब इसी फोटोग्राफी प्लेट पर बनता है ना। तो मैं लिख दे रहा हूँ, देखो फाइनल प्रतिबिंब, फाइनल फोटोग्राफ, फाइनल फोटोग्राफ इस प्लेट पर प्राप्त होता है, इस प्लेट पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो आई होप कि इसका कंस्ट्रक्शन यानी कि इसकी रचना भी, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो कितना इजी टॉपिक है देखो, और ऐसा लगता है जब पढ़ोगे स्टार्टिंग में या मॉडल से देखोगे आप, किताब से देखोगे तो बड़ा हार्ड लगेगा आपको, यार बहुत हार्ड टॉपिक है नहीं, ये कितना इजी टॉपिक है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितने प्रकार का होता है और उनकी परिभाषाएं क्या क्या होती हैं, बता दो यहाँ तक। तो अब पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो कितना इजी टॉपिक है। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप,
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है भाई, तो ये कितने प्रकार का होता है? तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो 3 प्रकार का होता है। लिख दें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 3 प्रकार का होता है। ठीक है सर, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है वो भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर आता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन, कितना शानदार नाम है, ट्रांसमिशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप शॉर्ट में बोलते हैं इसको TEM। ठीक है, टैम बोला जाता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप TEM। अब सबसे पहले देखो, इसके बाद सेकंड पढ़ेंगे, फिर थर्ड पढ़ेंगे, फिर फोर्थ पढ़ते हैं। फिलहाल तो अभी 3 प्रकार का है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप TEM होता क्या? ये बहुत पतला, यानी कि इस मेथड में, यानी कि इस माइक्रोस्कोप में बहुत पतला सैंपल यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है? बहुत पतला सैंपल होता है, इसमें बहुत पतला सैंपल होता है, बहुत पतला सैंपल होता है, बहुत पतला क्या होता है? सैंपल होता है। ठीक है सर, सैंपल होता है। अब क्या करोगे आप? ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन बीम को इस सैंपल पर डाला जाता है, इस सैंपल पर डाला जाता है। ठीक है, डाल दिया। एक फोटोग्राफ प्राप्त होता है, एक फोटोग्राफ प्राप्त होता है, एक फोटोग्राफ क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है भाई, इस सैंपल पर डाला जाता है, एक फोटोग्राफ प्राप्त होता है। हो गया फोटोग्राफ प्राप्त। ठीक है भाई, इस सैंपल पर डाला जाता है, ठीक है, कौन? इलेक्ट्रॉन बीम को, एक फोटोग्राफ प्राप्त होता है। अब इस फोटोग्राफ का हम अध्ययन कर लेते हैं, इस फोटोग्राफ का, इसके पश्चात फोटोग्राफ का, इसके पश्चात फोटोग्राफ को हम देखते हैं, या फोटोग्राफ का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बट हमारे पास एक शर्त होती है कि इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो सैंपल होता है वो बहुत पतला होना चाहिए। ठीक है, इस माइक्रोस्कोप में सैंपल बहुत पतला होना चाहिए। सैंपल, नमूना बोलते हैं इसको हिंदी में, सैंपल बहुत पतला होना चाहिए, पतला होना चाहिए। ठीक है, इस पश्चात फोटोग्राफ का अध्ययन किया जाता है, इस माइक्रोस्कोप में सैंपल बहुत पतला होना चाहिए। ठीक है, पहला मेथड, पहला माइक्रोस्कोप हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड आता है तुम्हारे पास स्क्रीनिंग। कौन सा आता है बेटे? स्क्रीनिंग, SCREENING, स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जरा बताओ मुझे जरा, क्या होगा? SEM, सैम होगा ये। ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इसके द्वारा देखो, इस माइक्रोस्कोप द्वारा 3D इमेज यानी कि 3D फोटोग्राफ प्राप्त होता है। ध्यान देना, इस माइक्रोस्कोप द्वारा पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे। इस माइक्रोस्कोप द्वारा कौन सा? 3D यानी कि त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल 3D फोटोग्राफ प्राप्त होता है, फोटोग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, इस माइक्रोस्कोप द्वारा 3D फोटोग्राफ प्राप्त होता है ना? कौन सा प्राप्त होता है? 3D माइक्रोस्कोप, यानी कि इस माइक्रोस्कोप द्वारा 3D फोटोग्राफ प्राप्त होता है। आराम से आता जाएगा, कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, सिंपल टॉपिक है बिल्कुल। चलो ठीक है, अब क्या होता है कि इसकी सहायता से, यानी कि इस माइक्रोस्कोप का आप यूज़ कहाँ करोगे? जो टिश्यू होते हैं ना, हमारी बॉडी बनी होती है टिश्यू से और सेल से, उनका अध्ययन किया जाता है। लिख दे रहा हूँ, इस माइक्रोस्कोप द्वारा ठीक है, टिश्यू यानी कि ऊतक तथा सेल का अध्ययन किया जाता है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। ठीक है सर, किया जाता है। सर एक अलग पॉइंट और बता दो इसके बारे में। एक पॉइंट ये आता है कि इस विधि में जो सैंपल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, मतलब सैंपल थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन जो आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम होता है वो बहुत छोटा होता है, वो बहुत ही छोटा होता है, यानी कि 10 नैनोमीटर के से लगभग में होता है, बहुत छोटा होता है, ऐसा मान लो आप। ठीक है, तो इस विधि में देखो, इसमें क्या होता है कि इसमें सैंपल को गोल्ड फॉइल, जानते हो ना आप, गोल्ड फॉइल पर रखा जाता है, गोल्ड फॉइल पर रखा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं हम?
इलेक्ट्रॉन बीम डालते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम डालते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम डालते हैं, डाल दिया, इलेक्ट्रॉन बीम डालते हैं जिसकी जो मोटाई होती है, जो बहुत पतला, जो बहुत पतला, लगभग कितना होता है, 10 एंगस्ट्रॉम होता है, 10 नैनोमीटर होता है, डाल दिया। अब कुछ इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो काय पे हो रहे हैं, सैंपल पर फोकस हो रहे हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परावर्तित हो जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन परावर्तित होकर जो आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उस पर फोकस आते हैं। ठीक है, नहीं लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन परावर्तित हो जाते हैं, परावर्तित हो जाते हैं। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन परावर्तित हो जाते हैं तथा कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन फोकस हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्टिव लेंस पर, ऑब्जेक्टिव लेंस पर फोकस हो जाते हैं, फोकस हो जाते हैं, जिससे फोटोग्राफ प्राप्त होता है, जिससे फोटोग्राफ प्राप्त होता है, फोटोग्राफ प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसा करके ये है मेरे पास गोल्ड फॉयल। ठीक है, ये क्या बेटे मेरे पास गोल्ड फॉयल है, इस गोल्ड फॉयल पर तो सैंपल, चलो साहब मैंने ये सैंपल रख दिया, इस गोल्ड फॉयल में मैंने ये सैंपल रख दिया, इजी पॉइंट है, क्या रख दिया मैंने, ये सैंपल रख दिया। अब जो ये सैंपल होता है कुछ इस टाइप से, इस पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर आता है और गिर जाता है, ये बेचारा गिर गया। ऐसे तुम्हारे पास ये जो मेरे पास दूसरी रेखा आती है ये भी पड़ जाती है और ये वाली भी इस पे ऐड हो जाती है, तो सैंपल पे, और ये है मेरे पास फोटोग्राफ, मतलब ये है मेरे पास ऑब्जेक्टिव लेंस। अब क्या होता है कि यहाँ से भी एक किरण जाती है आगे की ओर, दूसरी भी जाती है, फिर यहाँ से भी सैंपल से भी, ये कुछ इस टाइप में, और ये है मेरे पास एक फ़ोटोग्राफ मिल जाता मुझे, ये है ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या ये ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, देखो इसमें सैंपल को गोल्ड फॉयल पर रखा जाता, गोल्ड फॉयल पर रखा जाता, इलेक्ट्रॉन बीम डालते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम डाल दिया मैंने, जो बहुत पतला, जो वो बहुत पतला 10 नैनोमीटर का होता। ठीक है, ये भी हो गया तुम्हारे पास, डाल दिया मैंने। ठीक है, नहीं तो इस तरह से मैंने डाला इस पर। अब क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन परावर्तित हो जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कुछ परावर्तित होकर इधर उधर भाग जाते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव लेंस पर फोकस हो जाते हैं, इस ऑब्जेक्टिव लेंस पर फोकस जाते हैं, और इसके बाद जो फोटोग्राफी प्लेट होती है उस पर क्या बनता है हमारे पास, एक फोटोग्राफ मिलता है जिसका हम अध्ययन कर लेते हैं, है ना। इसके बाद आती है तुम्हारे पास थर्ड नंबर, ये पूरा हो गया। थर्ड नंबर मेरे पास देखो, एक तो आता है हमारे पास ट्रांसमिशन TEM, दूसरा हो गया तुम्हारे पास SEM, अब तीसरा तुम्हारे पास हो गया रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं, सबसे पहला तो मैं बताऊं कि इसमें जो टेक्निक यूज़ होती है, तो इसमें जो टेक्निक यूज़ होती है, इसमें एक टेक्निक होती है RHEES, RHEED, एक तो टेक्निक ये वाली होती है, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, तथा एक टेक्निक और आती है इसमें, वो होती है RHELS। इसका जो फुल फॉर्म होती है रिफ्लेक्शन हाई एनर्जी लॉस, हाई एनर्जी लॉस स्पेक्ट्रोस्कोपी, हाई एनर्जी लॉस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रिफ्लेक्शन हाई एनर्जी लॉस स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसमें RHEED और RHELS टेक्निक यूज़ होती है, टेक्निक यूज़ होती है। ठीक है, इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन बीम को काउंट किया जाता है, ठीक है, किया जाता है जो सैंपल पर, जो काय पर, जो सैंपल पर फोकस होता है, जो सैंपल पर फोकस होता है। ठीक है, अब ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है ना, उसकी स्ट्रक्चर पढ़ ली हमने,
उसका प्रिंसिपल पढ़ लिया हमने और टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप भी पढ़ लिया। ठीक है, तो पूरे का पूरा टॉपिक एक कंप्लीट हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे ही नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।